Good evening, all of you. Let us start today's session. today's session. आज हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री लिए हैं, जो एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा केमिस्ट्री, उससे लिए हैं. जानेंगे, इसका परिचय करेंगे और उसके बारे में. तो इससे संबंधित क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम समय पूछे जाते हैं और सिलेबस रहा है. चलिए देखिए, परीक्षा तो आप स्टार्ट करते हैं. आप हमारे देखिए MCQ भी लाएंगे इसका सेशन, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. परिभाषा देखिए, तो केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है? डिफिनेशन परिभाषा क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना यानी स्ट्रक्चर, संगठन और गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है. अध्ययन किया जाता है और रसायन विज्ञान कहते हैं या कहा जाता है. तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, संगठन और गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं. विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, संरचना, संगठन, कंपोजिशन, गुणधर्मों, प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं. इसके जनक जो है 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, एंटोनी लेवोजियर थे, जो जिन्हें हम रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं. आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? एंटोनियो लेवोजियर को ही माना जाता है, जिन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, जो 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर जी हैं. रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है. ये भी पूछता है क्वेश्चन, इसको देखिए. और विज्ञान की शाखा, विज्ञान किसे कहते हैं तो जानिए, पदार्थों के बारे में इसमें वर्णन होता है. उत्पत्ति देखिए, केमिस्ट्री का उत्पत्ति कहाँ हुआ? इस शब्द की उत्पत्ति, तो केमिस्ट्री शब्द जो है मिस्र के प्राचीन शब्द जो कीमिया है, कीमिया से बना है. मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग, ब्लैक कलर. जिसका अर्थ होता है काला रंग. ठीक है, तो ये मिस्र के शब्द कीमिया से, जहाँ की मिट्टी के लिए उन्होंने यूज किया था, तो वहाँ से हुआ है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति. ये पूछा जाता है जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर है. उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से कर सकते हैं. हम देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं. पदार्थ के वर्गीकरण से पहले हम पदार्थ की किसे कहते हैं, पदार्थ के बारे में जाने. तो देखिए, यह है पदार्थ या द्रव्य, मैटर. तो पदार्थ या द्रव्य एक ही होते हैं, लेकिन द्रव में अंतर है. पदार्थ द्रव्य एक है ना, द्रव लिक्विड फॉर्म में अलग होता है अवस्था में. देखिए, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो. परिभाषा है, ब्रह्मांड की वह प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं. ब्रह्मांड की वह प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान या मास हो और जो स्थान स्पेस घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं. जिन्हें पहचान इनकी कैसे? जिन्हें हम 5 इंद्रियों सेंस से महसूस कर सकते हैं, आंखों से देखकर, जीभ से टेस्ट ले, जिन्हें हम 5 इंद्रियों या 5 सेंस से महसूस कर सकते हैं. जैसे उदाहरण में देख सकते हैं कि जल भी पदार्थ, वायु, सोना, कुर्सी, किताब आदि क्या है? पदार्थ हैं, स्थान घेरते हैं. वायु भी इसी कमरे में देखेंगे अपने, तो इसमें वायु भरी है, वो स्थान घेरती है. जल भी तो घेरता ही है. सोना भी रखेंगे जहाँ कुछ स्थान घेरेगा. कुर्सी भी इसी तरह से, किताब भी, है ना. तो इस प्रकार से क्या है, कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं. इनका कुछ वजन होता है, भार होता है. तो ये क्या है? ये आपके पदार्थ हैं. और जो कुछ अपवाद में देखिए क्या है, नॉन मैटर कौन है? तो नॉन मैटर में आएगा ऊर्जा. ऊर्जा कभी देखिए, ऊर्जा कुछ तो वो क्या करती है? वो कहीं ना स्थान करती है, एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है. जैसे प्रकाश, ये भी है, माध्यम से दूसरे माध्यम तक कोई जाता रहता है, सीधी रेखा में गमन करता है. ये भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा ही है. ध्वनि ये भी स्थान नहीं करती है. इस तरह देख रहे हैं, विचार, आपके विचार हुए, आपके भावनाएं हुए, पदार्थ नहीं है. ये सब पदार्थ नहीं है, ये समझिए. ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार और भावना, ये पदार्थ नहीं है. पदार्थ कौन है? जो स्थान घेरे, जिसमें वजन हो, भार हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान हो. जिसका द्रव्यमान हो उसे भार कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं. पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे तो पदार्थ दो आधार पर, इससे पदार्थ के दो आधार पर इसकी अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. तो पहला इसे बताया भौतिक आधार पर. ये 3 प्रकार के होते हैं, क्या 4, ठीक है ना. और रासायनिक आधार पर इन्हें बांटा गया है. भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर. फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन. तो देखिए, पदार्थ वर्गीकरण हो गया पदार्थ के भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर. और इसके देखिए क्या है, ठोस
अवस्था होती है भौतिक आधार पर, लिक्विड द्रव अवस्था, गैस गैस अवस्था, सॉलिड ठोस, लिक्विड द्रव, गैस गैस। तो तत्व एलिमेंट्स रासायनिक आधार पर देखें इसके क्लासिफिकेशन का, तत्व एलिमेंट्स, कंपाउंड, यौगिक, मिश्रण, मिक्सचर। तो लेकिन इसके आधार पर इसके ठोस द्रव गैस के अलावा और अवस्थाएं दो खोजी गई, प्लाज्मा और आइंस्टीन कंस्टिट्यूएंट को, ठीक है। एक और अवस्था खोजी गई है जो 4-5 अवस्था हो गई, लेकिन मूल अवस्था जो ठोस द्रव गैस है। और इधर रासायनिक आधार पर जो तत्व हैं, तत्व भी 3 प्रकार के हो गए, धातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु, धातु, ये तत्व 3 प्रकार के। यौगिक भी जो थे 2 प्रकार के, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन पाया जाता है कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण भी 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और होमोजेनस और हेटेरोजेनस, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पदार्थों का वर्गीकरण हुआ, हम पहले पदार्थ का वर्गीकरण में पहले भौतिक आधार पर के पढ़ेंगे, की अवस्थाओं पढ़ेंगे ठोस। तो पहला है भौतिक आधार पर पदार्थ का जो है अवस्थी है पहली ठोस अवस्था, जो सॉलिड स्टेट होता है। आकार व आयतन इस दोनों में निश्चित होते हैं। इस अवस्था में आकार आयतन जो पदार्थ के क्या होते हैं, दोनों निश्चित। जिन पदार्थों के आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें ठोस कहते हैं। तो ठोस कहा जाता है। संपीडितता नगण्य होती है, यानी ठोस पदार्थों में संपीडितता क्या होती है, नगण्य होती है, नेग्लिजिबल होती है, अपना आकार बनाए रखने का गुण। संपीडितता क्या होती है, अपने आकार को बनाए रखने का गुण होता है, जो ठोस अवस्था में नगण्य मानी जाती है, एकदम नहीं। आंतरिक आणविक स्थान बहुत कम होते हैं, आणविक स्थान बहुत कम होते हैं, अंदर जो अणु है उनके बीच स्थान बहुत कम होता है, इसलिए इनके आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तो आकर्षण बल कणों के बीच की अधिकतम होता है, इसलिए तो ठोस बड़े हैं। देखिए, इसलिए आकर्षण बल अधिकतम होता है। आंतरिक आणविक स्थान पूछा जाए तो कम होता है। असंवेदिता क्या होती है, नगण्य होती है, शून्य के बराबर होती है। घनत्व, इसमें घनत्व पाया जाए तो घनत्व उच्च होता है। घनिष्ठता के कारण घनत्व क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। घनिष्ठता प्रेम में होता है, घनिष्ठता का बढ़ती प्रेम बढ़ने से। तो इसी तरह प्रकार से इसमें आकर्षण बल अधिक होता है, उच्च घनत्व पाया जाता है इसमें ठोस में, और संवेदनता नगण्य होती है। तो और बल देखें तो लकड़ी, लोहा, बर्फ, पत्थर आदि। लकड़ी, लोहा, बर्फ, पत्थर आदि, इस सब है ठोस अवस्था। ये पूछा जाता है ठोस अवस्था का किसमें में क्या होता है, तो आकार दोनों निश्चित होता है इसमें। यहाँ क्वेश्चन इसी तरह बनती है कि आकर्षण बल किसमें सबसे अधिकतम होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे, ठीक है। तो ठोस में इसी तरह पूछा जाएगा आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है, तो इसमें ठोस में। संपीड़ितता एकदम नगण्य शून्य किसमें होती है, तो अब हम लोग देखेंगे द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आकार के बारे में देखें तो इसमें आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था में आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। वे पदार्थ जिनके आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित हो उसे द्रव अवस्था कहते हैं, उस पदार्थ की द्रव अवस्था कहते हैं। जिस पात्र में रखो उसका आकार ले लेता है। आयतन कैसा होता है, इसका निश्चित होता है। स्थान ठोसों के बीच अपेक्षा अधिक होता है, मतलब इसमें जो अंतरण स्थान है उसमें क्या है, ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। देख सकते हैं फिगर में, कुछ दूर दूर है, उसमें था ठोस में एकदम पास पास थे। और आकर्षण बल देखिए तो ठोसों में कम होता है। आकर्षण बल क्या होता है, ठोसों में कम होता है। सॉरी, आकर्षण बल ठोसों से कम होता है, यानी ठोस की अपेक्षा इसमें आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनके दूर दूर है। और घनत्व भी कम होगा, घनत्व भी कम होगा। बल ही कम लगेगा तो घनत्व भी, घनिष्ठता कम रहेगी। यानी कि ये देखिए इसमें घनत्व भी कम होगा क्योंकि दूर दूर है, तो घनत्व कम होगा, आकर्षण बल भी कम होगा। ठोस की अपेक्षा कम ही होता है। और स्थान लेकिन ठोस की अपेक्षा अधिक इनका होता है आंतरिक आणविक कणों के बीच, ठीक है। तो जैसे में देख सकते हैं कौन कौन होते हैं द्रव अवस्था में, जल, दूध, तेल, पारा। जल, दूध, तेल, पारा। जल और दूध और तेल और पारा, ये सब क्या है, द्रव अवस्था में होते हैं। ये पदार्थ कैसे द्रव अवस्था। देखें गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट पदार्थ। गैसियस अवस्था में देखें तो आकार आयतन दोनों निश्चित। तो पदार्थ की अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। आंतरिक अवस्थान इसमें बहुत अधिक होता है। इसमें आंतरिक स्थान, दो कणों के बीच का स्थान बहुत अधिक, देखिए फिगर में दूर दूर है। और आकर्षण बल क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है ना, नगण्य एकदम बहुत कम होता है। अब जो अपनी गति क्या होती है, कण तीव्र और अनियमित गति करते हैं, हाई कनेक्टिक एनर्जी, तो इसमें गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, उच्च होगी। संपीड्यता सबसे उच्च होती है किसमें, गैस में। नहीं, जो अपनी आकार को बनाए रखने की गुण पाया जाता है उसमें सबसे उच्च किसमें पाई जाती है, तो गैस में। सबसे कम किसमें पाई जाती है, तो ठोस में, द्रव में। गति की गण तीव्र नियमित गति से होती है, जिससे इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। और आकर्षण बल इसमें नगण्य होता है क्योंकि ज़्यादा दूर दूर होते हैं। आंतरिक के स्थान बहुत अधिक होता है। आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे में देख सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैस है। देखिए तीनों अवस्थाओं की तुलना करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव ये एग्जाम में व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखें, तीनों अवस्थाओं की तुलना देखें, जैसे घनत्व, घनत्व देखें तो सबसे अधिक ठोस में होता है, द्रव में, उसके बाद द्रव में, गैस में। सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, क्योंकि इनके आंतरिक स्थान ठोस के कम होता है, अधिक होता है। आकर्षण बल देखें तो आकर्षण बल का भी अट्रैक्शन फोर्स तो ठोस में अधिक है, द्रव और गैस में, द्रव में ठोस के अपेक्षा अधिक और गैस में सबसे कम। तो ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल, गैस में सबसे कम होता है। तो ठोस, द्रव, गैस, घनत्व, आकर्षण बल दोनों क्रम इसी है। बस आंतरण का स्थान का पूछा जाए तो गैस में, क्योंकि कण दूर दूर होते हैं तो इनका स्थान अधिक होगा, और द्रव में उसके अपेक्षा अधिक, ठोस में सबसे कम होता है। ठीक है ना, तो ठोस में सबसे कम होता है आंतरण आणविक स्थान। प्रसार देखें तो गैस, द्रव, ठोस, तो गैस में प्रसार अधिक होता है, द्रव में भी उसकी अपेक्षा कम अधिक, और ठोस में सबसे कम होता है। प्रसार सबसे ठोस कम का अरे ठोस में कम होगा, गैस में अधिक, सबसे अधिक गैस में होगा। इसी तरह विषण देखें, विषण जो स्वतः फैल जाना इधर उधर, जिसमें वो फैल जाते हैं, जैसे परफ्यूम आपके आता है, विषण में आएगा। और विषण डिफ्यूजन, ठीक है, सॉरी टेक्निक प्रॉब्लम। तो विषण गैस, विषरण कैसे होता है, गैस में सबसे अधिक होता है, फिर द्रव में सबसे कम, ठोस में होता है। तो विषरण का क्रम देखिए, यहाँ से आप पूरा गैस, द्रव, ठोस, गतिज ऊर्जा भी गैस में सबसे अधिक, क्योंकि उसके आवर्ती स्थान ज़्यादा खाली पड़ते हैं, दूर दूर पड़ते हैं कण जो गैस की है अवस्था में, तो इसलिए वो ज़्यादा जगह होने से गति भी तेजी से करते हैं, निमित्त इधर उधर, तो ज़्यादा गतिज ऊर्जा इसकी अधिक होती है, फिर द्रव की, फिर ठोस की। आप देख सकते हैं सबसे पहले घनत्व, आकर्षण बल जो होता है उसमें सबसे अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर आ जाएंगे फिर अंतरांगीय स्थान की बात की जाए, प्रसार की बात की जाए, विषरण की बात की जाए, गतिज ऊर्जा, इनमें सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, गैसों में पाया जाता है, फिर द्रव का सबसे ठोसों में पाया जाता है। तो याद करने का। फिर हम प्लाज्मा अवस्था की बात करेंगे, मुख्य तीन अवस्था थी जो प्लाज्मा अवस्था की, और इसके बाद पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा स्टेट जो है ये पदार्थ की कौन सी चौथी अवस्था है। पहले कौन थी, ठोस, द्रव, गैस। स्वरूप देखें इसका क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में आयनीकृत, आयनोइज्ड गैस होती हैं, आयनीकृत होती हैं। इसमें धनावेशित आयन, पॉजिटिव आयंस, धनावेशित आयन, पॉजिटिव आयंस, और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, निगेटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है इसमें, बराबर होती है। मतलब बहुत इतना गर्म होती है, बहुत सारी उच्च अवस्था ना, इसमें उच्चता पाई जाती है एकदम। तो जब कब हो जाते हैं वो, धनावेशित आयन जो है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है, धनावेशित आयन और इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाती है जब बराबर हो जाती है, इतना गर्म करी कि दोनों संख्या क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाती है। इस अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। सूर्य और तारों की उष्मा या चमक प्लाज्मा के कारण ही होती है। सूर्य और तारों की उष्मा जो चमक या चमक है प्लाज्मा के कारण ही होती है। और जो ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है उसमें ये प्लाज्मा ही अवस्था होती है कि जिसमें आयनित आवेशित आयन और ऋणावेशित दोनों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये हमारी रही प्लाज्मा अवस्था, फोर्थ स्टेट। एक और अवस्था की हम लोग चर्चा करेंगे जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को सारे भी इसी कहते हैं। इसी को देखिए, इतिहास का क्या रहा है कि 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी भविष्यवाणी की थी। 1920 में ही भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी भविष्यवाणी की थी। परिणाम क्या हुआ, मिलकर एक सुपर एटम बन जाते हैं। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसका परिणाम क्या है कि ये मिलकर क्या एक सुपर एटम बन जाते हैं। पदार्थ की कौन सी अवस्था है, पांचवी अवस्था है। देखिए जैसे परिभाषा से देखें तो जब किसी गैस को परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो, बिल्कुल जीरो पर, केल्विन ना, केल्विन से या -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो परमाणुओं में मुक्त ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है जब किसी गैस को परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो परमाणु की मुक्त अवस्था क्या हो जाती है, समाप्त। प्लाज्मा अवस्था क्या अत्यधिक गर्म अवस्था है। और ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो भी इसे, ये जो पांचवी अवस्था एकदम ठंडा अवस्था है, बिल्कुल ठंडा अवस्था है। इसलिए इसमें क्या होते हैं देखेंगे, इसका परिणाम क्या होता है कि मिलकर एक सुपर एटम बन जाते हैं। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, सुपर एटम। देख सकते हैं
दो अवस्थाओं के बारे में और जाने। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज,